नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर का मतदान जारी। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, अति संवेदनशील बूथों पर खास नजर। लखनऊ में 12 घंटे चली मुठभेड़ में संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला ढेर। यूपी एटीएस ने बताया आईएस के खुरासान मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य। देश भर में अलर्ट। आधार संख्या के अभाव में सब्सिडी योजनाओं के लाभ से नहीं होगा कोई वंचित। पहचान के दूसरे विकल्पों का हो सकेगा इस्तेमाल। सरकार ने जारी किया बयान। भारतीय मछुआरे की हत्या पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। जकार्ता में उपराष्ट्रपति ने सिरिसेना से मुलाकात में उठाया मुद्दा। राजनीतिक दलों और मछुआरा संगठनों ने की थी घटना की निंदा। और बर्मिंघम में आज से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के मुकाबलों पर नजर। पुरुष वर्ग में अजय श्रीराम और एचएस प्रणय देंगे चुनौती। और अब बात उत्तर प्रदेश और मणिपुर में जारी आखिरी दौर के मतदान की। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कतार में खड़े वोटर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मणिपुर में मतदाता वोटिंग के लिए लाइनों में खड़े दिख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी वोटर बढ़ चढ़कर मतदान करते नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी के आखिरी दौर की वोटिंग की। लेकिन तस्वीरों में आप देखिए लोगों में उत्साह है, लोग लाइनों में खड़े हैं। और उत्तर प्रदेश में भी कई पोलिंग बूथों पर लोग समय से पूर्व आकर अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कतारबद्ध हो गए थे। और मणिपुर में तो एक बूथ से 5 बजे से ही लोग लाइनों में लगे थे। हमारे संवाददाता ने हमें ऐसा बताया था। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरी चरण की इस वोटिंग को लेकर मतदाताओं में कितना उत्साह है। समय से पहले आकर कतारबद्ध ये लोग हो चुके थे अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। और अब चूंकि 2 घंटे का वक्त बीत चुका है और संख्या में भी वृद्धि हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 तस्वीरें। ये 3 तस्वीरें हैं मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही की, जहां पे लोग मतदान करते नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं महिलाओं की भी संख्या यहां पर दिखाई दे रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और महिलाएं अपने इस सबसे बड़े अधिकार का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेंगी। लिहाजा उनकी संख्या में भी आज देखा जा सकता है मतदान केंद्रों पर लाइनों में कतारबद्ध होते हुए। मिर्जापुर, वाराणसी और भदोही की ये तस्वीरें। और चूंकि समय से पहले लोग अपने बूथों पर पहुंच चुके थे, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना उत्साह है लोगों को लेकर, लोगों के अंदर अपने इस मतदान के अधिकार को लेकर। उत्तर प्रदेश में आखिरी दौर के लिए मतदान जो है वो जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटी हुई है। लोग वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग भी पूरी तरह से सतर्क है। उत्तर प्रदेश में 7वें दौर की 40 सीटों पर 535 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें 51 महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। मतदान के लिए कुल 14,458 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अंतिम चरण में 1,41,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 64,76,000 महिलाएं हैं। और आपको बता दें इस दौर के लिए 7 जिलों की 40 सीटों में से 37 पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि सोनभद्र जिले में रॉबर्ट्सगंज और ट्विनबी के साथ चंदौली जिले की चकिया विधानसभा सीट पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। इस क्षेत्रों में सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। और यूपी की जिन 40 सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र और भदोही जिले की सीटें शामिल हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 402 सीटों के लिए मतदान पूरा हो जाएगा, जबकि 9 मार्च को अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर
वोटिंग के साथ ही प्रदेश की सभी 403 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाएगी। और कृति मिश्रा हमारे संवाददाता वाराणसी से हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, साथ ही मणिपुर से अखिलेश सुमन जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले कृति आपके पास आना चाहूंगी। वाराणसी जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, आपने बताया था लोगों में बहुत उत्साह है, समय से पहले आके कतारबद्ध हो गए थे। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, क्या संख्या में वृद्धि हुई है मतदान केंद्रों पर? जी अमृता, देखिए मशहूर लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है कि काशी इतिहास से भी पुरानी है और उतना ही पुराना है यहाँ का राजनीतिक जो ये चेतना, जो सोच है। चुनावी चौसर में आप किसी भी गले मोहल्ले में जाएंगी तो आपको सबसे ज्यादा जो डिस्कशन मिलेगा वो राजनीति के बारे में ही मिलेगा। यहाँ पर हर आदमी की अपनी राजनीतिक सोच है और शायद इसी का प्रतिबिंब है ये लंबी लंबी कतारें। मैंने आपको सुबह भी बताया था अमृता की 6:45 से ही लोग आ गए थे, कतारबद्ध हो गए थे ताकि वो अपने मत का प्रयोग कर सकें। आप अभी भी देख सकती हैं कि उत्साह बना हुआ है लोगों में। और जो इलेक्शन कमीशन से हमें फिलहाल फिगर मिल रही है कि तकरीबन 12% तक वोटिंग हो चुकी है अब तक। और इससे पहले मैं कुछ और बोलूं अमृता, बहुत बहुत बधाई आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। देखिए महिलाओं ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है समान अधिकार पाने की। अभी भी दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर वोटिंग राइट औरतों को नहीं मिला है। हालांकि भारत में 1921 से और 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उसके बाद से ही वोटिंग राइट और उसके मायने बदलते गए हैं, जो और विस्तृत होता गया है। तो क्योंकि आज महिला दिवस है तो हम बात करते हैं कुछ महिला वोटर्स से। मेरे साथ हैं चंद्रमुखी जी जो 75 साल की है और साथ ही में सिल्की है जो 25 साल की है। चंद्रमुखी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लंबी प्रक्रिया आपने देखी है, किस तरह से मायने बदले हैं? पहले क्या था औरतों की सोच और आज क्या है सोच? पहले को तो याद नहीं है, नहीं होता नहीं था। अब इधर बीच में हम छोड़ दिए थे जाना, लेकिन इस बार हम आए वोट देने। कितना फर्क देखा है आपने? पहले नहीं ऐसा था, आते थे, खुशी रहती थी कि वोट देना है, वोट देना है, वोट देना है। तो अब चंद्रमुखी जी का कहना है कि महिलाएं और उत्साह के साथ आगे बढ़ रही हैं। साथ ही मेरे साथ सिल्की हैं। सिल्की, इस बार युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हम देखें, अगर पैटर्न देखें पिछले 6 चरणों में, युवाओं के क्या मुद्दे हैं? आप एक युवा हैं, महिला हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे कौन कौन से थे जिनको जहन में रखकर आपने वोट डाला? हमने इसलिए रखा कि फिर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ध्यान में रख के पहला पॉइंट की महिला को सुरक्षा और अच्छी तरीके से दी जाए, और दूसरा जो बेरोजगारी है, इन्वायरमेंट है, उसके लिए काफी मेहनत करे सरकार, इस वजह से था। जी अमृता, तो आप देख सकती हैं कि सबकी राजनीतिक सोच है और फिलहाल हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोग उत्साह के साथ निकल रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जैसे दिन और चढ़ेगा लोग बड़ी संख्या में आएंगे और अपना वोट डालेंगे। और महिलाओं में भी उत्साह है और आपको भी महिला दिवस की शुभकामनाएं। और महिलाएं भी वहां पर बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। और रुख करेंगे मणिपुर का, जहां के सेनापति से अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, जैसा कि आपने बताया था, बहुत ही हैरान करने वाला था कि उस दुर्गम इलाके में, उस पहाड़ी पर जो बूथ बना है वहां पे 5 बजे से लोग पहुंच गए वोटिंग के लिए। 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। अब कितना उत्साह है, कितनी ज्यादा संख्या में वृद्धि हो चुकी है वहां पर? निश्चित तौर पे 5 बजे जो लाइन थी, 5 बजे के बाद जब हम यहाँ पहुंचे तकरीबन 6:30 बजे, तो उस समय एक लाइन थी। लेकिन अभी आप मेरे पीछे देखिए, कम से कम 4 लाइनें हैं। 1 2 3 4 लाइनें हैं, जो नीचे भी हैं, ऊपर भी हैं, बरामदे में भी हैं। तो लगातार लोगों के आने की संख्या बढ़ रही है और इतनी अच्छी संख्या में बढ़ रही है कि लोगों का कहना है कि यह जो पिछला जो चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, उस फर्स्ट फेज के चुनाव से भी ज्यादा पोलिंग परसेंटेज सेकंड फेज के चुनाव में होगा। हम जब कल सीओ से बात कर रहे थे, जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है, उनसे भी जब मैंने पूछा कि आपकी क्या अपेक्षा है, तो वो भी कह रहे थे कि आमतौर पे ये होता है कि जो वैली का इलाका है और जो हिल्स का इलाका है, उसमें एक तरह की प्रतिस्पर्धा होती है, और उस प्रतिस्पर्धा में अगर वैली ने एक खास परसेंटेज वोट दिया तो उससे भी आगे बढ़ चढ़ के लोग वोट देते हैं। तो यह यहाँ साफ साफ दिख रहा है अमृता की यहाँ सुबह से जो लाइन लगी है वो लाइन कम नहीं हो रही है, लाइन बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है।
और तो इस तरह की जो स्थिति है यहाँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ सेनापति का इलाका है, यह सेनापति जिला है और यह जिला इस मामले में काफी मशहूर है क्योंकि नगा लोगों के संगठनों का यह गढ़ है। जो आप आर्थिक नाकेबंदी की बात सुनती हैं, आर्थिक नाकेबंदी दरअसल यहीं से पूरा प्रभावित होता है और यहाँ से जब इम्फाल की तरफ जाते हैं तो जाना मुश्किल हो जाता है। और ये पूरी सीमा जो है नागालैंड से आती है, ये नेशनल हाईवे, और ये पूरा जो विहंगम दृश्य आप पहाड़ों का देख रहे हैं, इन पहाड़ों के बीच से कोई भी प्राइवेट व्हीकल्स को, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उनको नहीं आने दिया जा रहा है, आज भी नहीं आने दिया जा रहा है। मैंने कई यहाँ जो मतदाता खड़े थे उन कई लोगों से बात की कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या हैं, किन बात पर आप लोग वोट देने आए हैं। तो उन लोगों का साफ साफ ये कहना था कि जो ऐसी स्थिति है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगी है, उससे परेशानी तो जरूर हो रही है, लेकिन जो सरकार ने 7 नए जिले बनाए हैं, उन 7 नए जिलों की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये नगा इलाके में बने हैं जिले और इस नगा इलाके में वो नहीं चाहते कि वो इलाका विभाजित हो। तो एक बहुत ही राजनीतिक मुद्दा है, डेवलपमेंट की यहाँ कमी है निश्चित तौर पे, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि यह मामला जब सुलझेगा तभी आर्थिक नाकेबंदी हटाई जा सकती है। और ये मुद्दे भी लोगों के जहन में कहीं ना कहीं है जब वोट करने के लिए निकल रहे हैं। अखिलेश, आपका शुक्रिया। लेकिन ये जो तस्वीरें हमारे संवाददाताओं ने दिखाई, लोकतंत्र के लिए बहुत ही उत्साहवर्धन करने वाली तस्वीरें हैं कि समय से पूर्व जो हैं वो लोग अपने घरों से निकले हैं। मणिपुर, जहां पे इस समय पहाड़ी इलाकों में वोटिंग हो रही है, दूसरे चरण में, आखिरी चरण में लोग सुबह 5 बजे से पोलिंग बूथों पर कतारबद्ध हो गए और वाराणसी में भी यही हाल था, समय से पूर्व लोग पहुंचे, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बेहद उत्साहजनक ये तस्वीरें आपके सामने थीं। और अब कुछ और अहम खबरों पर नजर। लखनऊ एनकाउंटर की खबर पढ़ते हैं। लखनऊ में मंगलवार शाम शुरू हुई मुठभेड़ 12 घंटे के बाद आज तड़के खत्म हो गई। सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया है। दिल्ली में गृह मंत्रालय भी पूरे ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाए हुए था। मारे गए आतंकी के तार मध्य प्रदेश में ट्रेन में हुए धमाके से जुड़े बताए जा रहे हैं। लखनऊ में 10 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आईएस के आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया। प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर दलजीत चौधरी ने देर रात मुठभेड़ खत्म होने की पुष्टि की। ऑपरेशन यहाँ क्लोज होता है, वेपन्स मिले हैं और सीनियर अधिकारी मौके पर हैं, मौके का पूरा मुआयना किया जा रहा है। अब बाकी के जो बचे हुए अभियुक्त हैं, जो सस्पेक्ट्स बताए गए थे, उनकी तलाश भी जारी है, वो जारी रहेगी। यूपी एटीएस के मुताबिक आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी। मुठभेड़ की शुरुआत में ठाकुरगंज इलाके के घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आतंकी की जानकारी जुटाने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया गया। मुठभेड़ खत्म होने के बाद घटना स्थल और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। लोगों ने चिली बॉम्ब्स, टीयर गैस शेल्स, इनका भरपूर प्रयोग किया, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी ये बाहर नहीं निकला। उसके बाद में हम लोगों ने उसको स्टॉर्म किया, उसको वार्निंग देने के बाद में उसने फायर किया एटीएस कमांडोज के ऊपर और उसके प्रत्युत्तर में हम लोगों ने भी फायर किया। मारा गया आतंकी आईएस के खुरासान मॉड्यूल का सदस्य था। बम धमाके को अंजाम देने के लिए आतंकी पुष्पक एक्सप्रेस से भोपाल पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि आतंकियों ने ट्रेन में लगाए गए बम की तस्वीरें भी ली थी, जिसे उन्होंने सीरिया में बैठे अपने आकाओं के पास भेजा। भाग्य मानूंगा कि नीचे उतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ जितना आतंकियों ने सोचा था। यदि ये पाइप बम जमीन पे नीचे वर्ष में नीचे फटता तो कई जाने जा सकती थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर के मुताबिक देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार सुबह मध्य प्रदेश में भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाके के बाद उत्तर प्रदेश एटीएस को पड़ताल के दौरान आतंकियों के इनपुट मिले थे। इसी आधार पर कार्रवाई की गई। ट्रेन में हुए विस्फोट में करीब 10 लोग जख्मी हो गए थे। कुछ की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हादसे के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने गंभीर रूप से घायलों को 50,000 जबकि मामूली रूप से घायलों को 25,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने दाहेज में ओएनजीसी के एक पेट्रोकेमिकल प्लांट का उद्घाटन किया। भरूच में कल उन्होंने नर्मदा नदी पर बने देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन और बसपोर्ट की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8 राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद रोजाना 22 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है।
उन्होंने कहा कि निवेश और रोजगार उनकी सरकार की प्राथमिकता है। श्रमिकों की सुविधा के लिए, जॉब मार्केट के विस्तार के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। उद्योगों में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ कौशल विकास के लिए भी भगीरथ प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और दिल्ली सरकार की आलोचना की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। एमसीडी चुनाव के मद्देनजर अहम माने जा रहे इस सम्मेलन में राहुल गांधी ने केंद्र और दिल्ली सरकार की तीखी आलोचना की। हमने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, मेक इन इंडिया के बब्बर शेर ने पिछले 2.5 साल में इस देश के कितने युवाओं को रोजगार दिया? इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सिर्फ 1 लाख युवाओं को पूरे हिंदुस्तान में रोजगार दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2 साल के दौरान केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया। उन्होंने अवैध कॉलोनियों और ठेके पर काम करने वालों का भी मुद्दा उठाया। आम आदमी में अरविंद केजरीवाल राजा है, ये सच्चाई है। यहां कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स आए हैं। आपको दिल्ली की सरकार बनानी है, किसी एक व्यक्ति की सरकार नहीं, दिल्ली की सरकार। सम्मेलन में राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी जुटी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने संसदीय और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या इस तरह का प्रस्ताव कर रहे लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं है। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या अब संसद और विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा करने वाले हैं। उनसे दोनों चुनाव साथ कराने के मुद्दे पर पार्टी का विचार पूछा गया था। सुरजेवाला ने कहा, जो लोग सभी चुनाव एक साथ कराना चाहते हैं उन्हें देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और इसकी सुंदरता पर विश्वास नहीं है। उन्होंने ये भी सवाल किया कि जनता की इच्छा अनुसार चुने गए विधानसभाओं का कार्यकाल क्या तय प्रक्रिया, संवैधानिक परंपरा और इसकी मूल संरचना के अनुरूप नहीं है। संसद और विधानसभा दोनों के चुनाव साथ कराने के मामले में कांग्रेस ने पहले भी विस्तृत सलाह मशविरा कराने की बात कही थी। पार्टी ने पहले कहा था कि प्रधानमंत्री इस मामले में बहुत सक्रिय हैं। इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की जरूरत है। मंगलवार को केंद्र सरकार ने यह साफ कर दिया है कि आधार संख्या के अभाव में किसी को भी सब्सिडी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि लोग नागरिक पहचान के अन्य विकल्पों के इस्तेमाल में योजनाओं का फायदा ले सकेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पहले छात्रवृत्तियों और मिड डे मील जैसी योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की घोषणा की थी। सरकार के इस फैसले पर कई विपक्षी दलों ने ऐतराज जताया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। टीएमसी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात भी कही थी। और भारत ने श्रीलंकाई नौसेना की गोलीबारी में मारे गए मछुआरे को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। जकार्ता में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति के समक्ष ये मामला उठाया। राजनीतिक दलों और मछुआरा संगठनों ने भी इस घटना की निंदा की है। श्रीलंका ने गोलीबारी की घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारतीय मछुआरे की हत्या के विरोध में कुछ यूं प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी श्रीलंका के खिलाफ सख्त और फौरन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं जकार्ता में श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने ये मुद्दा उठाया। इसके बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। He had spoken to the chief of the Sri Lankan Navy, who had said that no such incident from this side of Sri Lankan forces took place. He has ordered, the president has ordered full investigation. That report should be made to him. इधर केंद्र सरकार ने भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के सामने मछुआरे की हत्या का मामला उठाया है।
श्रीलंका में भारत के राजदूत ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से इस मुद्दे पर चर्चा कर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। We have seen the reports of the killing of the Indian fishermen. The matter has been taken up at very high levels with the Sri Lankan government through our High Commission in Colombo. And safety and security of all Indian fishermen is in fact all Indians abroad is a matter of very serious concern for this government. श्रीलंका की इस कार्रवाई पर डीएमके ने केंद्र से कड़े कदम उठाने की मांग की है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर चिंता जताई है। அவர்களோடு இணைந்து அவர்கள் என்ன எதிர்பார்க்கின்றார்களோ அதை நிச்சயமாக நாங்கள் அந்த உணர்வுகளை மதித்து அவரோடு சேர்ந்து போராடுவதற்கு கூட நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்। सोमवार को श्रीलंकाई नौसेना की ओर से की गई गोलीबारी में एक भारतीय मछुआरे ब्रिडेगो की मौत हो गई। श्रीलंकाई नेवी ने जिस दल पर गोली चलाई उसमें 6 मछुआरे थे। श्रीलंका का आरोप है कि सभी मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार कर श्रीलंका की समुद्री सीमा में घुस आए थे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि गोली चलाने से पहले मछुआरों को चेतावनी दी गई थी या नहीं। रविवार को भी श्रीलंकाई नौसेना ने 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद स्वदेश लौट आए हैं। जकार्ता में हुए सम्मेलन में भारत समेत सभी सदस्यों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक दूसरे की मदद करने पर सहमति जताई है। साथ ही इस बारे में खुफिया जानकारी साझा करने का फैसला किया है। जकार्ता में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को अलग थलग किया जाना चाहिए और आतंकियों की मदद करने वालों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। The view that anybody can get away by promoting terrorism is getting more and more sidelined. I think the message is very clear that any country which promotes terrorism consciously and consciously is not welcome in the community of nations today and tomorrow. उन्होंने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र की खुशहाली के लिए मुक्त व्यापार और समुद्री रास्ते हमारी अनिवार्य जरूरत हैं। सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने आपसी विकास के लिए IORA सदस्यों के उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखकर सहयोग की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। I think in the coming years you will see more activities developing, and some of the initiatives which were announced by us today on behalf of India will begin to give it a concrete shape. इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन सम्मेलन में जकार्ता सहमति पत्र को भी मंजूरी दी गई। इसमें सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग, आतंकवाद के खिलाफ साझा प्रयास, आर्थिक सहयोग और महिला सशक्तिकरण से जुड़े 4 समझौते शामिल हैं। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले 21 देश शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत 7 डायलॉग पार्टनर्स हैं। अपर्णा पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दुनिया भर की महिलाओं को बधाई दी है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी ट्वीट में ये कहा गया कि महिलाओं ने देश की तरक्की और विकास में अमूल्य भागीदारी निभाई है। महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज नारी शक्ति पुरस्कार भी बांटेंगे। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर अहमदाबाद में देश की 6000 महिला सरपंचों को संबोधित करेंगे। ताजनगरी आगरा में अपनी एक खास पहचान बना चुके शिरोज हैंगआउट कैफे एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं की जिंदगी में नए रंग भर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कैफे को नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये है शिरोज हैंगआउट कैफे, जो आजकल ताजनगरी आगरा में अलग पहचान बनता जा रहा है। इस कैफे की खासियत यहाँ के खाने पीने से ज्यादा यहाँ काम करने वालों में है। खुद पर हुए एसिड अटैक से लड़कर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली युवतियां पूरे आत्मविश्वास के साथ इस कैफे को चला रही हैं। यही हम चाहते थे कि मतलब समाज हम लोगों को अगर ना समझे, तो कुछ चीज पहले था, लेकिन जब से हमारा कैंपेन स्टार्ट हुआ है 2013 से, तो कुछ चीज धीरे धीरे खत्म हो रही है और हमें राष्ट्रपति का अवार्ड मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है कि सरकार भी हमें सपोर्ट कर रही है, मान सम्मान कर रही है, तो अच्छी बात है ये।
एसिड हमलों की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के मकसद से 2014 में कैफे की शुरुआत हुई। सामाजिक संस्थान छांव फाउंडेशन कैफे का संचालन करती है। महिलाओं के कल्याण के लिए कैफे की तरफ से किए जा रहे कामों को सराहा भी जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर कई नामी गिरामी शख्सियत कैफे का दौरा कर चुकी हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कैफे को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा। शिरोज हैंगआउट कैफे अपने दम पर न सिर्फ अपने दुकान का किराया और कर्मचारियों की तनख्वाह निकाल रहा है, बल्कि अब ये मुनाफे में आने के 7 ट्रैवल साइटों पर काफी लोकप्रिय भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति भवन में चल रहे नवाचार उत्सव में बुजुर्गों और दिव्यांगों का खास ख्याल रखा जा रहा है। तमिलनाडु के नमक्कल के रहने वाले एक होनहार शख्स ने चलता फिरता बाथरूम बनाया है। आइए जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में। लकवाग्रस्त और दिव्यांग लोगों के लिए ये एक ऐसा बाथरूम है जो वो आसानी से बेडरूम में शिफ्ट कर सकते हैं। स्टील के व्हील चेयर पर बना ये बाथरूम शार और कमोड से युक्त है। इसकी खासियत है कि ये 12 वोल्ट के छोटे मोटर और बैटरी से संचालित होता है। बहुत अच्छी बनी हुई है। जो जिनके पैर खराब हैं, जो उठ बैठ नहीं सकते, उनके लिए नहाने धोने के लिए अच्छी बनी हुई है। तमिलनाडु के रहने वाले केपी गोपालकृष्णन को 6 साल पहले इस चलते फिरते बाथरूम को अमली जामा पहनाने का ख्याल आया। उस वक्त उनकी मां को नर्व से संबंधित समस्या हुई थी, लिहाजा इस नवाचार को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने तत्काल डिजाइन करने का फैसला किया। इसलिए एक इनोवेटर ने मिस्टर गोपाल कृष्णन जी ने खुद ये प्रॉब्लम फेस करके ऐसा एक इनोवेशन तैयार किया है और फिर उसको नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने उनके इनोवेशन को अच्छे से समझ के एनालाइज करके एज अ डिज़ाइन तरीके से उसको प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश की है। जानकारों का मानना है कि इस चलते फिरते बाथरूम को अस्पतालों, हिल स्टेशन, फार्म हाउसों और बीच रिजॉर्टों पर आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। नवाचार उत्सव में नवीन विचार और शोध वाले युवकों को राष्ट्रपति पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये उत्सव 10 मार्च तक चलेगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। भारत की 2 शीर्ष महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल आज ऑल इंग्लैंड ओपन में चुनौती पेश करने उतरेंगी। ऐसे में दोनों खिलाड़ियों का मकसद पहली बार टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनने का होगा। अब तक सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी ही इस टूर्नामेंट को जीतने में सफल रहे। प्रकाश पादुकोण ने 1980 और पुलेला गोपीचंद ने 2001 में खिताब जीता था। वहीं पुरुष वर्ग में अजय श्रीराम और एचएस प्रणय पर सबकी नजरें रहेंगी। जाने माने शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी की आज जयंती है। साहिर ने कई सुपरहिट फिल्मों के लिए गाने लिखे। उनकी कलम से निकले गीत आज भी लोगों के जहन में हैं। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार के पुरस्कार से नवाजा गया। 25 अक्टूबर 1980 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। साहिर लुधियानवी पर आप हमारा खास कार्यक्रम उनकी नजर उनका शहर राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं आज दोपहर 2 बजे। जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरने पाती तो शादाब। उनकी नजर उनका शहर देखिए सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में आखिरी दौर का मतदान जारी। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अति संवेदनशील बूथों पर खास नजर। लखनऊ में 12 घंटे चली मुठभेड़ में संदिग्ध आतंकी सैफुल्ला ढेर। यूपी एटीएस ने बताया आईएस के खुरासान मॉड्यूल का सक्रिय सदस्य। देश भर में अलर्ट। आधार संख्या के अभाव में सब्सिडी योजनाओं के लाभ से नहीं होगा कोई वंचित। पहचान के दूसरे विकल्पों का हो सकेगा इस्तेमाल। सरकार ने जारी किया बयान। भारतीय मछुआरे की हत्या पर श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दिए जांच के आदेश। जकार्ता में उपराष्ट्रपति ने सिरिसेना से मुलाकात में उठाया मुद्दा। राजनीतिक दलों और मछुआरा संगठनों ने की थी घटना की निंदा।
बर्मिंघम में आज से ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट। साइना नेहवाल और पीवी सिंधु के मुकाबलों पर नजर। पुरुष वर्ग में अजय श्रीराम और एचएस प्रणय देंगे चुनौती। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।